Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. If you have any problem regarding yesterday's topic, you can ask me. किसी को No, कोई भी ma'am. दिक्कत हो, कल जो हमने पढ़ा था उसमें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो पूछ सकते हैं अभी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ओके। तो हमने कल शुरू करा था टू रोड्स टू मॉडर्नाइजेशन, और अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। द चाइनीज पाथ टू मॉडर्नाइजेशन वाज वेरी डिफरेंट। चाइना के लोगों का जो तरीका था मॉडर्नाइजेशन को अपनाने का, वो बिल्कुल डिफरेंट था। Foreign imperialism, both Western and Japanese, combined with the hesitant and unsure Qing dynasty to weaken government control and set the stage for a breakdown of political and social order, leading to immense misery for most of the people. अब फॉरेन इम्पेरियलिज्म जो था, वेस्टर्न और जापानीज दोनों को कंबाइन करना, दोनों से हटाना, और क्विंग डायनेस्टी जो है इसको कमज़ोर कर देना, गवर्नमेंट कंट्रोल को कमज़ोर कर देना, और पॉलिटिकल और सोशल ब्रेकडाउन होना, एक स्टेज पे आ जाना जहाँ पर पॉलिटिकल और सोशल ब्रेकडाउन हो रहा हो, और फिर उसके बाद में लोगों को एक इमेंस मिजरी, यानी कि एक बहुत ही अलग कंडीशन में छोड़ देना। ये इनके उस चाइना के स्ट्रगल रहा है, ठीक है। Warlordism, banditry, and civil war exacted a heavy toll on human lives, as did the savagery of the Japanese invasion. अब वॉरलॉर्डिज्म, बैंडिटरी और सिविल वॉर जो है उनसे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा था ह्यूमन लाइफ्स पर, ठीक है, काफ़ी नुकसान हुआ था। और उसी तरीके से जो जापानीज इन्वेजन हुआ था उसका भी बहुत यहाँ पर ह्यूमन लाइफ पे असर पड़ा था। फिर नेचुरल डिजास्टर्स भी हुए हैं। नेचुरल डिजास्टर्स एडेड टू दिस बर्डन, नेचुरल डिजास्टर्स जो है वो भी इस चीज़ के अंदर और इस बर्डन को बढ़ा रहे थे। यानी कोई आपदा आ जाती थी, जैसे सपोज किसी कंट्री, किन्हीं दो कंट्री के बीच में वॉर हो रहा है, और उसी दौरान जो है जिस कंट्री में जिसको हार झेलनी पड़ रही है, जो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं है, मिलिट्री प्रिपेयर्ड नहीं है उस कंट्री की, और वहीं उस कंट्री में कोई नेचुरल कैलेमिटी हो जाती है, नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, तो उससे और कितना ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये सब भी चीज़ें भी देखनी पड़ रही थी, ठीक है। द 19th century and 20th century saw a rejection of traditions and a search for ways to build national unity and strength। अब 19th और 20th सेंचुरी के अंदर रिजेक्शन, यानी कि पुराने ट्रेडिशनल मेथड जो थे उसको रिजेक्ट किया जा रहा था, उसको हटाया जा रहा था, और नई तरीके ढूंढे जा रहे थे जिससे यूनिटी बने, नेशनल यूनिटी बने, उसको मजबूती मिले। The CCP and its supporters fought to put an end to the tradition, which they saw as keeping the masses in poverty, the women subjugated, and the country undeveloped। अब सीसीपी जो थी, उसके जो सपोर्टर्स थे, उन्होंने लड़ाई लड़ी है कि इस ट्रेडिशन को पूरी तरीके से हटा दिया जाए, पुराना जो ट्रेडिशन है उसको हटा दें। और क्योंकि ऐसा उन्होंने क्यों किया, क्योंकि इनको लग रहा था कि इससे क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो गरीबी में है, वुमेन की कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा पुअर है, उनको एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है। और इसके साथ में ही कंट्री जो है वो बिल्कुल भी डेवलप नहीं है, वो अंडर डेवलपमेंट है, ठीक है। तो इसीलिए ये पुराने ट्रेडिशंस को हटाना चाहते थे। वाइल कॉलिंग फॉर पावर टू द पीपल, इट बिल्ट अ हाईली सेंट्रलाइज स्टेट। अब लोगों को पावर के अंदर लेकर के आना से क्या हो रहा था, ये एक सेंट्रलाइज्ड स्टेट की तरह वर्क कर पा रहे थे। The success of the communist program promised hope that, but its repressive political system turned the ideals of liberation and equality into slogans to manipulate the people। कम्युनिस्ट प्रोग्राम का जो सक्सेस पाने का जो इनका प्रोग्राम था, ठीक है, कम्युनिस्ट लोगों का, इससे ये लोगों को उम्मीद दिला रहे थे, प्रॉमिस कर रहे थे कि आपको सब चीज़ें सही मिलेगी। लेकिन उसके बाद में हुआ क्या, ये पॉलिटिकल सिस्टम को दबाने लगे, और जो आइडियाज थे लिबरेशन को लेकर के उसको दबाने लगे, और इक्वालिटी को लेकर के स्लोगन्स जो उन्होंने दिए थे, उनका मानना ये था कि ये सब मैनिपुलेटिव बातें हैं। यानी इसको अगर इंडिया की किसी पार्टी से कनेक्ट करके देखा जाए,
तो जैसा कि आप आगे जाकर के पढ़ेंगे 12th के अंदर, वहाँ पर एक चैप्टर आएगा आपका जिसमें आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस जो है वो एक रूलिंग पार्टी रही है आज़ादी के बाद में, और उन्होंने कितने मैनिपुलेटिव अपने चीज़ें करी हैं, जहाँ पर लोगों को उन्होंने सपने दिखाए कि बहुत डेवलपमेंट होगा और बहुत चीज़ें अच्छी होंगी, लेकिन एट द एंड उसका रिजल्ट जो रहा है वो बहुत ही ड्रास्टिक रहा है, और वो चीज़ें मैनिपुलेटिव ही साबित हुई हैं। ठीक है। Yet, it did remove centuries old inequalities, spread education, and raise consciousness among the people. इसके बावजूद भी कम्युनिस्ट पार्टी का जो प्रोग्राम थे, उससे क्या चीज़ें सही हुई, उससे जो सेंचुरी से चले आ रही थी पुरानी ओल्ड इनक्वालिटीज़, यानी लोगों के साथ में इनक्वालिटीज़ जो होती थी वो हटाई गई, एजुकेशन को फैलाया गया और लोगों को अपने प्रति जागरूक कराया गया। ठीक है। द पार्टी The party has now carried out market reforms and has been successful in making China economically powerful, but its political system continues to be tightly controlled. पार्टी जो है वो अभी भी कई सारे उन्होंने मार्केट जो थे उनको चेंज करा और सक्सेसफुल रहे वो चाइना को इकोनॉमिकली पावरफुल बनाने में, यानी आर्थिक रूप से चाइना बहुत ही स्ट्रांग बना, लेकिन अभी भी राजनीतिक रूप से जो है वो चीज़ें थोड़ी सी टाइट ही थी, यानी कि थोड़ी सी रिजिड ही थी, अभी प्रॉपरली स्मूथ फंक्शनिंग नहीं शुरू हुई थी। The society now faces growing inequalities as well as a revival of traditions long suppressed. सोसाइटी जो है वो इनक्वालिटीज़ को फेस करती हुई आती है, नाउ फेसेस अभी भी इनक्वालिटीज़ चल रही हैं, साथ साथ यहाँ पर पुराने ट्रेडिशंस जो समय लंबे समय से चले आ रहे थे और लोगों को दबा रहे थे उसका रिवाइवल भी हो रहा है, यानी उसको भी रिफॉर्म कर रहे हैं ये लोग। This new situation again possesses the question of how China can develop while retaining its heritage. अब ये क्वेश्चन, इस तरह की सिचुएशन जो है वो ये क्वेश्चन उठाती है कि चाइना कैसे डेवलप करेगा, अगर वो और कैसे डेवलप करेगा और साथ साथ वो अपने पुराने हेरिटेज को कैसे मेंटेन करके रखेगा. So here we completed this chapter. If you have any problem regarding any topic of this chapter, you can ask me now. मैम Yes. मैम ये वाइल्ड कॉलिंग वाली लाइन एक बार वापस समझा दो। While calling. Which last para? Last line? यस मैम। Okay. Okay. This new situation again possesses the question of how China can develop while retaining its heritage. यहाँ पर ये कहने का क्वेश्चन, अब इनके क्या चल रहा नो था? मैम ये बात नहीं। Then which one? मैम फर्स्ट पैरा लास्ट लाइन वाइल्ड कॉलिंग फॉर पावर। First para, last line. Which para you are talking about, beta? Page number, अच्छा ये, okay. This page 259, मैम first para. 259। Okay, while calling for power to people, it built a highly centralized state. अब क्या होता है, जैसे डेमोक्रेसी के अंदर लोगों के द्वारा सरकार चुनी जाती है, और यहाँ पर क्या चल रहा था पहले के ज़माने में जो चीज़ें थी, जो पुरानी चीज़ें चली आ रही थी ना कि एक ही पार्टी रूल कर रही है और वही डिक्टेटर की तरह काम भी कर रही है, तो इन लोगों ने जब लोगों को बुलाया, व्हेन कॉलिंग फॉर पावर टू द पीपल, लोगों को बुलाया, ठीक है, रूल करने के हिसाब से, तो इन्होंने एक हाईली सेंट्रलाइज स्टेट, यानी कि इन्होंने एक बहुत ही अच्छी स्टेट जो है वो मेंटेन करी, सेंट्रलाइज स्टेट मेंटेन करी कि सब जगह सारी चीज़ें प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो, सारी चीज़ों का ये डेवलपमेंट करें, और क्योंकि लोगों के द्वारा ही चलाई जा रही थी वो सरकार, तो उससे क्या लोगों को पता था, लोगों को कहाँ ज़रूरत है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्या उनको कहाँ कौन सा सेक्टर जो है वहाँ पर डेवलपमेंट चाहिए, कहाँ पे कम ध्यान देना है, कहाँ ज़्यादा ध्यान देना है, तो उससे उनकी एक अच्छी स्टेट जो है वो मेंटेन हो पा रही थी. द सक्सेस ऑफ द कम्युनिस्ट प्रोग्राम promised hope, but its repressive political system turned the ideals of liberation equality into slogans to manipulate the people. हालांकि इनका जो प्रोग्राम था कम्युनिस्ट प्रोग्राम, ठीक है, उसको काफ़ी सक्सेस तो मिली थी, लेकिन क्योंकि इनका पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो बहुत ही रिजिड था, वहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट का वो नहीं दे रहे थे ये, इसीलिए इनके जो स्लोगन्स थे लिबरेशन और इक्वालिटी को लेकर के, उन पर ये आरोप लगने लगा कि ये सिर्फ लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं और असल में काम नहीं कर रहे हैं. उसके बावजूद yet it did remove centuries old inequalities, spread education and raise consciousness among the
पीपल। इसके बावजूद भी इन्होंने पुरानी जो इनइक्वालिटीज चली आ रही थी पुराने समय से उनको हटाया, लोगों तक एजुकेशन को पहुंचाया और लोगों को जागरूक बनाया अपनी कॉन्शियसनेस को लेकर के। अब समझ आया? यस मैम। यही पैरा था या इसके नीचे वाले पैरा में भी दिक्कत है आपको? नो मैम, ऊपर वाला ही था। और किसी को कोई प्रॉब्लम इस चैप्टर में, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं अभी भी। अभिजीत, ऐना, अवंतिका और ऋतिक। नो मैम। No, ma'am. नो मैम। Okay. What about Ritik? You're not replying. हाँ ऋतिक, कोई प्रॉब्लम इस टॉपिक के अंदर, कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो बताएं। मैम ये वाली लाइन बताओ, नीचे वाली। कौन सी वाली? While calling for power of the supply, जो ग्रीन हेडलाइन करी थी है ना मैम, आई टाइम वाली। ये अभी तो मैंने बताया था कि लोगों को जब पार में बुलाया गया, यानी उनको रूल करने के लिए बुलाया गया, तब वहाँ पे अच्छे से काम होने लगा और वो जो स्टेट है वो हाईली सेंट्रलाइज्ड हो गई, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से वो सब सेक्टर्स को देखने लगी, काम करने लगी, क्योंकि लोगों के द्वारा ही काम अब उसको रूल किया जा रहा था। इसीलिए उनको पता था कहाँ पे डेवलपमेंट करवाना है, कहाँ पे डेवलपमेंट की ज़रूरत ज़्यादा है, कहाँ नहीं है, कौन से सेक्टर में उनको ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीज़ें वो लोग देखने लगे, ओके मैम। इसलिए। ओके मैम। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन। वील डिस्कस द टेक अवे पॉइंट्स, क्योंकि आपको भी कोई आपको कोई दिक्कत नहीं है इस चैप्टर के अंदर, तो हम अब स्विच करेंगे और टेक अवे पॉइंट्स जो है इस चैप्टर के वो डिस्कस करेंगे। आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? यस मैम। ओके। चाइना एंड जापान प्रेजेंट अ मार्क्ड फिजिकल कॉन्ट्रास्ट। यहाँ पर चाइना और जापान जो है उनकी अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी, आपको फिजिकल चीज़ें देखने को मिलेंगी। चाइना इज़ अ वास्ट कॉन्टिनेंटल कंट्री विद मैनी क्लाइमेटिक जोन्स। चाइना एक बहुत बड़ी कंट्री है जो कॉन्टिनेंटल कंट्री है जिसमें कई सारे क्लाइमेटिक जोन्स हैं। चाइना एंड जापान आर सिचुएटेड इन फार ईस्ट एशिया। चाइना और जापान दोनों ही जो है फास्ट ईस्ट एशिया में बसे हुए हैं। चाइना डोमिनेटेड द ईस्ट इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी। चाइना जो है दबदबा बनाया हुआ था ईस्ट पर 19th सेंचुरी की शुरुआत में। चाइना इज डोमिनेटेड बाय 3 मेजर रिवर्स। चाइना के अंदर 3 मेजर रिवर्स हैं। द रिवर्स आर हुआंगही, यांगसी एंड द पर्ल रिवर। ये मेन रिवर्स रही हैं यहाँ की। अ लार्ज पार्ट ऑफ चाइना इज माउंटेनियस। एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है चाइना का वो माउंटेन वाला है। The most dominant ethnic group of China is Han and the major language is Chinese, पोटुंगवा। अब मेजर एथनिक ग्रुप जो है यानी कि चाइना का वो है हान ग्रुप, ठीक है, और मेजर लैंग्वेज जो है चाइनीज की वो है पोटुंगवा, ठीक है। चाइनीज फूड रिफ्लेक्ट द रीजनल डाइवर्सिटी। चाइना का जो खाना है, चाइनीज फूड जो कुजीन है चाइनीज, उसके अंदर आपको कई सारी रीजनल डाइवर्सिटी मिलेगी, यानी अलग अलग इनके हिस्सों में अलग अलग तरह का आपको थोड़ा बहुत चेंजेस मिलेगा। इसको अगर आप इंडिया से कंपेयर करें तो अब आपको जैसे मैं एक डिश दूं और आपको मैं बोलूं कि इस डिश को आपको ट्राई करना है, ठीक है। सपोज मैं आपको एक इंडियन डिश दे रही हूँ, इंडियन कुजीन से रिलेटेड। ओके, लेट्स से अगर मैं आपको मसाला डोसा बोलूं तो साउथ में आपको इसका अलग थोड़ा सा टेस्ट मिलेगा, अलग तरीके से आपको ऑथेंटिक चीज़ मिलेगी। उसके बाद में आपको नॉर्थ साइड में अलग तरीके का मिलेगा और वेस्ट में अलग तरह का मिलेगा और आपको सेंटर में कहीं और स्वाद मिलेगा, उसके अंदर कुछ अलग वेरिएशन होगा और ईस्ट के अंदर तो भी आपको थोड़ा बहुत चेंजेस मिलेंगे। तो उसी तरीके से यहाँ का जो खाना था उसके अंदर रीजनल डाइवर्सिटी थी, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह का खाना जो है खाया जाता था। द बेस्ट नोन इज द सर्दन और कैंटोनीज कुजीन। और सबसे बेहतरीन जो यहाँ पे माना जाता है कुजीन वो है सर्दन या कैंटोनीज कुजीन, ठीक है। खाने की शैली को कहते हैं कुजीन। Japan was divided into more than 250 domains under the rule of lords called daimyo. अब जापान पे आ जाते हैं। जापान जो है वो 250 डोमेन्स के अंदर डिवाइडेड था, जिस पे रूल कर रहे थे, रूल ऑफ लॉर्ड्स था। रूल ऑफ लॉर्ड्स यानी लॉर्ड्स रूल कर रहे थे और उसको बोला जाता था डायमो। जापान इज सिचुएटेड इन द पैसिफिक ओशन। जापान जो है वो पैसिफिक ओशियन में था।
सिचुएटेड है, यानी कि वहाँ पर इसकी जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से ये पैसिफिक ओशन में है। जापान इज अ स्ट्रिंग ऑफ आइलैंड्स, यहाँ पर कई सारे आइलैंड्स को की एक कहते हैं ना, जैसे कि एक लड़ी है, ठीक है, एक तरीके से कई सारे आइलैंड्स हैं जापान के अंदर, एक प्रॉपर कंट्री ना होकर के कई सारे आइलैंड्स इसके अंदर इंक्लूडेड है। It is an archipelago consisting of more than 3000 islands. ये एक archipelago है जिसके अंदर 3000 से ज़्यादा islands हैं। Honshu, Kyushu, Shikoku and Hokkaido are four largest islands of Japan. ये चार बड़े islands हैं जापान के। नाम याद रखेंगे आप। जापान इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से भी जाना जाता है। द शोगुन्स मेड ईडू द कैपिटल ऑफ जापान। शोगुन्स ने ईडू बनाया था जो कैपिटल रही थी उस समय जापान की। द ट्रेडिशन ऑफ एनिमल रियरिंग इज नॉट प्रेवलेंट। जो पहले ट्रेडिशन रहता था जानवरों को पालने का वो अब इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। ईडू इज मॉडर्न टोक्यो। ईडू जो है वो क्या है, मॉडर्न टोक्यो है, अब उसका नाम टोक्यो कर दिया गया है। जापानीज एम्परर वाज नोन एज मिकाडू। जापानीज एम्परर कौन थे, मिकाडू के तौर पे जाने जाते थे वो। उइगुर, हुई, मांचू और टिबेटन आर अदर नेशनलिटीज ऑफ द चाइनीज। अब ये जो चार नाम है, उइगुर, हुई, मांचू और टिबेटन, ये बाकी की नेशनलिटीज हैं, दूसरी नेशनलिटीज हैं, ठीक है, चाइनीज नेशनलिटीज हैं। अभी तक किसी को कोई दिक्कत, कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो पूछ सकते हैं। मैम यस। मैम जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन क्यों कहा जाता है? वहाँ पे सन पहले उगता है, ईस्ट में है ना, ईस्ट में उगता है ना सन, तो सबसे पहले वहीं पे वो पड़ती है सनलाइट। ओके मैम। और कोई प्रॉब्लम किसी को? No, ma'am. इस वर्ड का नो मीनिंग मैम। मालूम है आपको, आर्काइव? नो मैम। किसी ने पूछा नहीं है इसलिए मैं पूछ रही हूँ, क्या मतलब होता है इसका, आर्कीपेलागो? अब गूगल मत करिए, जवाब दीजिए हाँ या ना, पता है या नहीं? नहीं पता मैम। गुड, आई लाइक ऑनेस्टी। नो मैम। आर्कीपेलागो का मतलब होता है द्वीप समूह, यानी कई सारे आइलैंड्स हैं इसके अंदर। याद रखेंगे, डिफरेंट टर्म है, अपने आंसर्स के अंदर इसको यूज करेंगे तो इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा सामने वाले टीचर पे। ओके, सो वी आर द समुराई वर वॉरियर्स एंड हेल्प द शोगन इन रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन। समुराई लोग जो थे वो वॉरियर्स हुआ करते थे, ठीक है, योद्धा हुआ करते थे, और वो शोगुन की मदद किया करते थे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में, यानी ऑफिस वगैरह को चलाने में। प्रिंटिंग वॉज डन विद वुड ब्लॉक्स इन जापान। प्रिंटिंग जो है वो वुड ब्लॉक से की जाती थी। जापानीज वर नॉट इंटरेस्टेड इन यूरोपियन प्रिंटिंग। और जापानीज लोग यूरोपियन स्टाइल की प्रिंटिंग से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, मतलब वो इंटरेस्टेड ही नहीं थे। Edo, the capital of Japan, became the most populated city in the middle of 17th century. 17th century के दौरान मिडल में ईडू जो है वो बहुत ही पॉपुलर सिटी बन गई थी जापान की। मेजी रेस्टोरेशन इज टर्म्ड एज वन ऑफ द मोस्ट मोमेंटम्स इवेंट्स इन द जापानीज हिस्ट्री। जापानीज हिस्ट्री के अंदर मेजी रेस्टोरेशन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट की तरह देखा जाता है, इसके अंदर कई सारी चीज़ें हुई थी। In 1871, under Meiji's rule, feudalism was abolished. 1871 के दौरान मेजी रूल के अंडर फ्यूडलिज्म को हटा दिया गया था। Tokyo University was established under the rule of Meiji in 1877. Tokyo University established हुई थी मेजी रूल के अंदर ही 1877 में। Military reforms were also introduced during Meiji rule. मेजी रूल के अंडर ही military reforms भी किए गए थे। In 1872, modern banking institutions were launched. इंडियन सॉरी 1872 के अंदर नए बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जो है वो लॉन्च किए गए थे, बैंक्स लॉन्च किए गए थे। अंडर मेजीज रूल न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड। मेजी रूल के अंदर ही नया कॉन्स्टिट्यूशन, नया संविधान भी लागू किया गया था। 1889 के अंदर जापान ने अडॉप्ट किया था नया कॉन्स्टिट्यूशन। मियाकी
Setsurai was a well-known Japanese philosopher. Miyaki Setsurai जो है वो एक famous Japanese philosopher रहे हैं. Miyaki Setsurai believed that every nation must develop its special talent in the interest of the world civilization. अब क्योंकि ये philosopher थे, Japanese philosopher थे, तो इनके हिसाब से इनका मानना ये था कि हर एक देश को अपना एक स्पेशल टैलेंट जो है वो डेवलप करना चाहिए जो वर्ल्ड सिविलाइजेशन के अंदर कुछ अपना योगदान दे पाए. ये इनका मानना था. In Sino-Japanese War in 1894 and 95, China faced a humiliating defeat at the hands of Japanese. इस वॉर के अंदर जो 1894 से 95 के बीच में हुआ था उसमें चाइना को बहुत बुरी हार झेलनी पड़ी थी जापानीज लोगों से, मतलब जापान के सामने. On April 17, 1895, Treaty of Shimonoseki was signed between China and Japan के बीच में ट्रीटी साइन हुई थी. Defeat of China at the hands of Japan made China vulnerable. अब चाइना जो हार गया था जापान से, उससे चाइना बहुत ही vulnerable condition में आ गया था. Chinese declared after the war that both China and Japan needed reforms for modernization. China वॉर के बाद में डिक्लेयर करता है, चाइना के लोग डिक्लेयर करते हैं कि चाइना और जापान दोनों को ही मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है. Sino-Japanese war served the basis for the Anglo-Japanese alliance in 1902. अब क्या हुआ इस वॉर के बाद में, सीनो जापानीज वॉर के बाद में एंग्लो जापानीज अलायंस का इन्होंने सपोर्ट करना शुरू करा. ठीक है, 1902 में. Two opium wars were fought between China and England between 1839 to 42 and 1856 to 60 respectively. ओपियम यानी कि अफीम के जो वॉर होते हैं उसको लेकर के दो वॉर हुए थे चाइना और इंग्लैंड के बीच में. ईयर से रखें आपको. आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मांचू एम्पायर, रिपब्लिक वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1911 इन चाइना. मांचू एम्पायर के डिक्लाइन के बाद में वहाँ पर एक रिपब्लिक एस्टैब्लिश की गई थी चाइना में 1911 में. ठीक है. In 1912, Dr. Sun Yat-sen formed a national party of China. It was known as Kuomintang. अब जब डिक्लाइन हो गया था पहले मांचू एम्पायर का और रिपब्लिक एस्टेब्लिश की गई थी, उसी दौरान एक जो 1912 के अंदर डॉक्टर सुन यात-सेन थे, उन्होंने एक नेशनल पार्टी बनाई चाइना की और उसको नाम दिया कुओमिंटांग. ठीक है, GMD. The People's Republic of China came into existence in 1949. अब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो कब आया, 1949 के अंदर स्टैब्लिश हुआ. इन 1949 कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन चाइना एंड बिगेन अ न्यू एज इन द हिस्ट्री ऑफ चाइना. अब 1949 के अंदर जब ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट स्टैब्लिश की गई तब एक नई हिस्ट्री शुरू हुई चाइना की. इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं सोवियत इलेक्टेड काउंसिल पीजेंट्स एंड वर्कर्स. यहाँ पर चुने गए पीजेंट्स और वर्कर्स को लेकर के सोवियत कहा जाता है जो इलेक्टेड होते हैं. दाइमो लॉर्ड्स ऑफ डोमेन अंडर देयर पोजेशन, जैसे कि ऊपर भी पढ़ा था हमने. शोगन ऑफिशियल टाइटल दिया जाता था सेल टाई शोगन को. ठीक है. जाइबत्सु लार्ज बिजनेस हाउसेस, बड़े बिजनेस हाउसेस जो कंट्रोल किए जाते थे इंडिविजुअल फैमिलीज के द्वारा. ट्रायंगुलर ट्रेड कैरिड आउट अमंग 3 कंट्रीज. 3 कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड होता था उसको ट्रायंगुलर ट्रेड बोलते थे. कम इंटर्न कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के लिए यूज किया जाता था. मेजी एनलाइटेंड रूल. Then Fukuhu Kyohai, government slogan given during the Meiji period, which means rich country and strong army. Fukoku Kyohai का मतलब है जो गवर्नमेंट ने एक स्लोगन दिया था जिसके मेजी पीरियड के दौरान जिसका मतलब ये था रिच कंट्री और स्ट्रॉन्ग आर्मी. डिमसम टच योर हार्ट, इसका मतलब होता है आपके दिल को छूने वाला. ठीक है, ये इनकी ऑथेंटिक डिश भी होती है डिमसम, जस्ट लाइक मोमोज. ओके, सो हियर वी कंप्लीटेड आवर chapter paths to modernization and we completed the takeaway points. If you have any problem regarding these, you can discuss your problems in our tomorrow's session. Okay students, that's all for today. मैम Yes. मैम आपने जो क्वेश्चन आंसर डाले हैं ना मैम वो ओपन नहीं हो पा रहे. मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किया है कि आप अपने फ़ोन के अंदर MS ऑफिस जो है वो डाउनलोड कर लेंगे तो वो यस मैम डाउनलोड कर लिया तो भी नहीं हो रहे. देन आई डू. मेरी एक और फ्रेंड है, हम तीनों के डाउनलोड नहीं हो रहे. तो मैम आपने कहा था ना कि आप सेंड. Okay, ma'am. Okay, that's all for today. Have a nice day ahead students. God bless you all. थैंक यू मैम. Welcome. Thank you.